हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने इस मैविन मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को बनाया था। अब आज हम इसी पेरेंट प्रोजेक्ट के बाद एक चाइल्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक चाइल्ड सर्विस बनाएंगे जो होगी कॉन्फ़िग सर्वर। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पेरेंट प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करना है, न्यू एंड स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। इधर प्रोजेक्ट का सबसे पहले नाम दीजिए कॉन्फ़िग सर्वर। इसके बाद टाइप सेलेक्ट करना है, तो टाइप में मैविन एंड जावा 21। इसके बाद जार एंड जावा, ठीक है। ग्रुप डालना है, जो हमने पेरेंट में डाला था वही डाल देंगे, com डॉट बैंक। इसके बाद ये पैकेज भी सेट कर लेते हैं, तो यहाँ लिखिए com डॉट बैंक डॉट कॉन्फ़िग सर्वर, देन नेक्स्ट। अब कॉन्फ़िग सर्वर बनाने के लिए यहाँ पे एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है कॉन्फ़िग सर्वर की। तो यहाँ सर्च कर लेते हैं कॉन्फ़िग, एंड ये कॉन्फ़िग सर्वर यहाँ पे आपको दिखेगा, इसको चेक कर दीजिए। दूसरा हमें सिक्योरिटी भी ऐड करनी है, जिसके लिए एक और डिपेंडेंसी ऐड करोगे सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आपको ये स्प्रिंग सिक्योरिटी दिखेगी, इसे भी चेक कर दीजिए। बस इतना काफ़ी है। एंड स्प्रिंग बूट वर्जन 3.5, ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे। ये एक्चुअली जितना भी हमने यहाँ पे सेट किया है, जावा वर्जन है या टाइप है, पैकेज है, जितना भी है वो सिर्फ इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए है। बट जो एक्चुअल डिपेंडेंसी होगी, जो भी वर्जन डिपेंडेंसी होगी, वो पेरेंट से ही उठाएगा। कैसे उठाएगा वो अभी मैं बताऊंगा। तो इसको कर दीजिए फिनिश। अब इंटरनेट यहाँ पे आपको ऑन रखना है, जिससे आपका प्रोजेक्ट सही से बिल्ड हो सके। अब यहाँ पे आपका ये प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया है, इसको ओपन करिए। इधर हम जाएंगे सबसे पहले pom.xml में। अब यहाँ पे आपको कुछ एडिट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका ये जो ग्रुप आईडी है ये इधर नहीं होगा, ये पेरेंट के अंदर होगा, क्योंकि हम सारी चीज़ें पेरेंट से लाएंगे। तो उसके लिए इसको हटाइए एंड यहाँ पे टैग लगाइए। एंड इसी पेरेंट के अंदर आपको ये तीनों चीज़ें लिखनी है, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी एंड वर्जन। तो यहाँ से इसको कट कर दीजिए एंड इस ग्रुप के अंदर, मतलब पेरेंट के अंदर, इसे कर दीजिए पेस्ट। अब आपको यहाँ पे वो चीज़ें डालनी जो आपने पेरेंट पे सेट की थी, मतलब ग्रुप आईडी कौन सी सेट की थी, com.bank, ये ठीक है। इसके बाद आर्टिफैक्ट आईडी, तो जो आपने आर्टिफैक्ट आईडी पेरेंट में डाली थी वही यहाँ पे सेम डालनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा बैंकिंग सिस्टम पेरेंट। इसके बाद हमने वर्जन जो डाला था वहाँ पे, तो वर्जन था 1.0.0, तो सेम वर्जन यहाँ पे भी डालना होगा हमें। अब जैसे ही पेरेंट में आप इतना सेट करते हो, ये ऑटोमेटिकली पेरेंट से जावा वर्जन, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग क्लाउड, प्लगइन्स सब कुछ उठा के यहाँ पे ले आएगा, मतलब इंजेक्ट कर देगा, इनहेरिट कर लेगा। अब हमें इस प्रोजेक्ट के लिए भी आर्टिफैक्ट आईडी सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डालिए आर्टिफैक्ट एंड इधर डालिए कॉन्फ़िग सर्वर, मतलब जो अभी आपने स्टार्टिंग के टाइम पे डाली थी वही यहाँ पे डालेंगे। एंड यही एक्चुअल नेम होता है प्रोजेक्ट का। इसके बाद नेम सही है, ये मैंने चीज़ें बताई हैं पहले भी कि ये क्या है, आर्टिफैक्ट क्या है, नेम क्या है। तो जिसने भी इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो एक बार उस लेक्चर को ज़रूर चेकआउट करें, जिससे आपको पता चलेगा कि इस लाइन में जो भी चीज़ें हमने लिखी हैं ये प्रोजेक्ट में एक्चुअली क्या काम कर रही हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ये URL वगैरह दिखेगा, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए हमें, तो इसको यहाँ से हटा सकते हो। इसके बाद प्रोफाइल्स भी नहीं चाहिए, प्रोफाइल्स भी हटा दीजिए। ये वर्जन वगैरह ये सारी चीज़ें पेरेंट से आएंगी, तो इसको भी हम हटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे टेस्टिंग की डिपेंडेंसी लगी हुई है, तो अभी तो हमें टेस्टिंग की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो इनको हटा दीजिए, ठीक है। जब प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो जाएगा, सारी चीज़ें प्रॉपर काम करने लगेंगी, तो बाद में जब हम टेस्टिंग करेंगे तो ये डिपेंडेंसी ऐड ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये अननेसेसरी ऐड रहेंगी। तो जैसे ही प्रोजेक्ट रन होगा तो ये मेमोरी एक्यूपाई कर लेंगी। तो इस वजह से अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट बढ़िया तरीके से हमारे सिस्टम में चले, तो अननेसेसरी डिपेंडेंसी को हटा देना चाहिए। इसको हटा देते हैं। इसके बाद है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें भी पेरेंट से आएंगी, ये सब नहीं चाहिए। प्लगइन्स भी नहीं चाहिए, तो प्लगइन भी हटा दीजिए।
ठीक, तो ये आपकी एकदम सिंपल एंड स्वीट pom.xml बन के रेडी हो गई है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ना तो यहाँ पे वर्जन है, ना यहाँ पे डिपेंडेंसी मैनेजमेंट है, ना प्लग इन है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल XML फाइल है। तो ये फायदा होता है Maven मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का। मतलब जो भी कॉमन चीज़ें हैं जो सारे प्रोजेक्ट में यूज होनी है वो हम एक जगह लिख देते हैं, मतलब वो पेरेंट प्रोजेक्ट में लिख देते हैं और वहाँ से सारी चीज़ें इनहेरिट होती रहती हैं। ठीक है, इसको कर दीजिए सेव। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको कॉन्फ़िग सर्वर को इनेबल करना है, जिसके लिए आप जाओगे अपने मेन क्लास में, मतलब मेन जावा क्लास होगी जो। तो हम जाते हैं यहाँ पे, इधर इस फोल्डर के अंदर, मतलब पैकेज के अंदर ये मेन क्लास मिलेगी, इसको ओपन कर लीजिए। इधर आपको एक एनोटेशन लगाना पड़ता है, एट इनेबल कॉन्फ़िग सर्वर, इसको कर दीजिए सेव। इसके बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ती है इस एप्लीकेशन के लिए। तो उसके लिए हम जाएंगे रिसोर्स में, यहाँ आपको application.property फाइल मिलेगी, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, बट मैं यूज करता हूँ YML फाइल का, इसलिए मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। दोनों का काम सेम है, बट जिसमें भी आपको लिखना ईजी लगे आप वो यूज कर सकते हो। मैं YML यूज करता हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे YML एक फ़ाइल बना लेता हूँ। फाइल, इसमें नाम लिखेंगे application.yml। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पोर्ट सेट कर देते हैं, server.port। इसमें इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट सेट कर दीजिए 8888। इसके बाद एप्लीकेशन नेम भी सेट कर देते हैं, तो application.name, इसका नाम होगा कॉन्फ़िग सर्वर। इसके बाद हम सिक्योरिटी भी यूज कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, इस वजह से हमें सिक्योरिटी यूजर नेम एंड पासवर्ड देना पड़ेगा। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ये पासवर्ड हार्ड कोडेड नहीं होता, उसके लिए या तो सिस्टम वेरिएबल में सेट करते हैं या फिर सिक्योरिटी टीम प्रोवाइड करती है। मतलब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में जो ये सर्वर होता है वो किसी लाइनेक्स मशीन में होता है, इस वजह से वहाँ पे ऑटो जनरेटेड करके यहाँ पे यूज कर लिया जाता है। और ये सारी चीज़ मैं इस एडवांस स्प्रिंग क्लाउड सीरीज के इस लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। तो जिसने भी अभी ये लेक्चर नहीं देखा, पहले जाके वो लेक्चर देख लें, जिससे आपको इसके बेसिक्स क्लियर होंगे कि किस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी इंजेक्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी हार्ड कोडेड यूज कर रहे हैं, इसके लिए इधर लिखेंगे security.user.name। अब ये सिक्योरिटी स्प्रिंग के अंदर है, इस वजह से इसको थोड़ी सा और बैक करना पड़ेगा हमें। इधर नेम सेट कर देंगे config admin। इसके बाद पासवर्ड भी सेट करना होता है, जो कि सेट कर देंगे config at 123। अब इसके बाद सेट करना होता है उस लोकेशन को जहाँ पे आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन रखी जाएगी। मतलब इसमें एक सेंटर प्लेस होता है जहाँ पे हम सारी कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। अब वो सेंटर प्लेस आपका लोकल सिस्टम हो सकता है, कोई गिट रेपो हो सकती है, या फिर और दूसरे तरीके भी हैं जहाँ पे आप रख सकते हो, बट हम इस प्रोजेक्ट में गिट रेपो का यूज करेंगे। तो इस कॉन्फ़िग सर्वर को बताना पड़ता है कि हम किस तरह का सेंट्रल प्लेस यूज कर रहे हैं। उसके लिए यहाँ पे लिखिए git.uri। अब आपको पता है कि हमारे पास एक गिटहब अकाउंट है हिंदी कोड क्लास नाम से, जिसमें हम सारी कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे, एंड उसी में हमने अपना प्रीवियस प्रोजेक्ट भी रखा था जो था ई-कॉमर्स, रियल वर्ल्ड ई-कॉमर्स सिस्टम। तो उसी में हम इसको भी रख लेंगे, इस वजह से यहाँ पे URL देना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे https://github.com/hindi code class। अब यहाँ पे आपको रेपोजिटरी का नाम देना होता है। तो मैं कॉन्फ़िग सर्वर के लिए ऑलरेडी एक रेपोजिटरी बना चुका हूँ, तो उसी का यहाँ पे यूज कर लूँगा। मैं अभी आपको गिटहब में भी दिखा दूँगा किस तरह से मैंने रेपो बनाई थी। तो उसका नाम है banking-config-repo। इसके बाद डिफ़ॉल्ट लेवल सेट करना होता है, मतलब किस लेवल पे आपका ये रेपो है। डिफ़ॉल्ट लेवल, इसमें देंगे हम नेम। अब मुझे लग रहा है ये गिट के नीचे गलत हो गया, इसको URI के नीचे होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्लोन ऑन स्टार्ट भी सेट कर देते हैं। तो क्लोन ऑन स्टार्ट, इसमें दीजिए ट्रू। देन टाइम आउट भी देते हैं, तो
इसमें सेट कर देंगे 10। अब एक काम करते हैं, इसमें मैनेजमेंट भी सेट कर देते हैं, बट मैनेजमेंट के लिए हमें एक डिपेंडेंसी चाहिए होती है एक्चुएटर की। तो पहले एक्चुएटर की डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं। तो हम आएंगे इस pom.xml में एंड इसको कर लेते हैं कॉपी एंड इसी के नीचे यहाँ पे कर दीजिए इसको पेस्ट। इसके बाद ये जो स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी है, तो इस सिक्योरिटी को यहाँ से हटाइए, एक्चुएटर एंड सेव। अब हम मैनेजमेंट एंड पॉइंट भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं एंड एकदम रूट पे चलते हैं, क्योंकि ये एक रूट कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें डालेंगे एक्सपोजर डॉट इंक्लूड एंड सेकेंड वाला वेब एक्सपोजर, इसको यहाँ पे यूज करना है हमें। अब यहाँ पर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंड पॉइंट इनेबल कर सकते हो। मैं अभी फ़िलहाल के लिए 3 एंड पॉइंट इनेबल कर रहा हूँ, जिसमें पहला होगा हेल्थ, इसके बाद सेट कर देते हैं इन्फो, इसके बाद मैट्रिक्स भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतनी कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी है, बट जो प्रोडक्शन लेवल जो रियल एप्लीकेशन होते हैं उसमें और भी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऐड करते जाएंगे, मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इन्हेंस होती जाएगी। इसको कर दीजिए सेव। तो ये थी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस तरह से आपको सेट कर लेना है। अब इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए, मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। यहाँ पे अगर आपको ये 2 लाइन पे डाउट हो रहा है कि ये क्या काम करती है, तो मैं इनको बता देता हूँ। क्लोन ऑन स्टार्ट का मतलब होता है जैसे ही ये कॉन्फिग सर्वर प्रोजेक्ट रन होगा उसी टाइम पे ही इस गिट रेपो का एक क्लोन बन जाएगा, जिससे कि जब भी कॉन्फिग सर्वर के पास कोई रिक्वेस्ट आएगी तो रिस्पॉन्स देने में कोई भी डिले नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे ये टाइम आउट दे रखा है, तो इससे हम सेट कर पाते हैं कि जो हमारे गिट रेपो है उससे हमें कॉन्फ़िगरेशन कितने टाइम के अंदर फैच करनी है। मतलब ये जो 10 लिखा हुआ है ये 10 सेकेंड है, यहाँ पे सेकेंड काउंट होते हैं। एंड इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारा रेपो डाउन है या इंटरनेट स्लो है तो ये अननेसेसरी वेट नहीं करेगा रेपो का। मतलब इसका यूज करने से यहाँ पे फेल फास्ट बिहेवियर फॉलो होगा। अब इस प्रोजेक्ट में हम सिक्योरिटी यूज कर रहे हैं, जिसके लिए हमें एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि उसे कौन से एंड पॉइंट को सिक्योर करना है एंड कौन से एंड पॉइंट को पब्लिकली यूज करने देना है, मतलब कौन से एंड पॉइंट सिक्योर नहीं होंगे। तो उसके लिए हम एक पैकेज बना लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे न्यू एंड पैकेज, इसमें डॉट सिक्योरिटी एंड इसमें फिर से राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास, इसका नाम होगा सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। अब ये एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास है जिसके लिए हमें यहाँ पे एक एनोटेशन लगाना पड़ेगा, एट कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें हमें एक बीन क्रिएट करना होगा जो सिक्योरिटी फिल्टर चैन टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आते हैं एट बीन, इसमें जो मेथड होगा वो सिक्योरिटी फिल्टर चैन टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। तो सिक्योरिटी फिल्टर चेन, देन मेथड का नाम लिखिए फिल्टर चेन एंड इसको काम करने के लिए ज़रूरत पड़ती है एक HTTP सिक्योरिटी की। तो यहाँ पे HTTP सिक्योरिटी, इसका नाम देंगे HTTP। अब ये एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, उसके लिए यहाँ पे यूज कर लीजिए थ्रोज एक्सेप्शन। अब इसमें जो हमने ये HTTP सिक्योरिटी का ऑब्जेक्ट लिया है इसके थ्रू ही हम सारी चीज़ें सेट करते हैं। तो सबसे पहले CSRF को डिसेबल कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए HTTP डॉट, अब इसमें लैम्डा यूज कर लेंगे जिसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं CSRF, इसमें लैम्डा साइन लगाइए एंड CSRF डॉट डिसेबल। इसके बाद सारी रिक्वेस्ट को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे लगाइए डॉट ऑथोराइज HTTP रिक्वेस्ट, इसमें फिर से हम लैम्डा का यूज कर लेंगे। तो यहाँ एक वेरिएबल लीजिए ऑथ, इसमें लीजिए ऑथ डॉट एनी रिक्वेस्ट डॉट ऑथेंटिकेटेड। इसके बाद HTTP बेसिक भी सेट कर देते हैं। तो यहाँ लिखिए डॉट HTTP बेसिक, इसमें सेट कर दीजिए कस्टमाइज़र, इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। अब ये इंपोर्ट तो ठीक हुआ है बट ये सब नहीं चाहिए था हमें,
सिर्फ कस्टमाइजर चाहिए, कस्टमाइजर डॉट विथ डिफ़ॉल्ट, बस इतना ही करना था अभी के लिए। अब फिल्टर चेन को कर देते हैं रिटर्न, तो यहाँ आते हैं रिटर्न http डॉट बिल्डर, इसको करिए सेव। अब मैं इसको एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे ऐड कॉन्फ़िगरेशन यूज किया। ये एनोटेशन स्प्रिंग को बताता है कि इस क्लास के अंदर हमने कुछ बीन डिफाइन कर रखी हैं जो कि सिक्योरिटी रिलेटेड बीन है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक मेथड डिफाइन किया हुआ है। इस मेथड का यूज स्प्रिंग सिक्योरिटी में एप्लीकेशन के सिक्योरिटी रूल डिफाइन करने के लिए किया जाता है, जिसमें हम बताते हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट अलाउ होगी, कौन सी ऑथेंटिकेटेड होगी, CSRF यूज होगा या नहीं होगा, और ये फॉर्म लॉगिन यूज करेगी या नहीं करेगी। और इन सभी चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इस HTTP सिक्योरिटी की। तो हमने ये HTTP सिक्योरिटी यहाँ पे यूज किया है। ये स्प्रिंग सिक्योरिटी की वो क्लास है जो ओवरऑल हर चीज़ मैनेज करती है, हर चीज़ सेट होती है इसके थ्रू, ठीक है। अब इसमें हमने सबसे पहले CSRF को डिसेबल किया है, क्योंकि ये जो CSRF प्रोटेक्शन होता है वो ब्राउजर बेस्ड फॉर्म एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। बट हमारा जो प्रोजेक्ट है कॉन्फिग सर्वर, वो एक रेस्ट बेस्ड सर्विस है, इसमें हमें CSRF की जरूरत नहीं पड़ती, इस वजह से हमने यहाँ पे इसे डिसेबल कर दिया है। इसके बाद है ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट। तो इस मेथड के थ्रू हम ऑथराइजेशन रूल सेट करते हैं। मतलब यहाँ पे हमने सेट किया है कि इस कॉन्फिग सर्वर के किसी भी एंड पॉइंट को एक्सेस करने के लिए ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है। अब इसके बाद हमने यूज किया है HTTP बेसिक का। तो ये एक HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन है एंड इसको हमने कस्टमाइजर डॉट विथ डिफॉल्ट के थ्रू इनेबल किया है, जिससे क्लाइंट हर रिक्वेस्ट के साथ यूजर नेम प्लस पासवर्ड को HTTP हेडर में सेंड करता है। इसके बाद लास्ट में ये रिटर्न http डॉट बिल्ड का यूज किया है। ये जो भी ऑब्जेक्ट होगा HTTP रिक्वेस्ट का, उसको सिक्योरिटी फिल्टर चेन में कन्वर्ट करके यहाँ पे रिटर्न कर देगा। बस इसमें इतना ही करना था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको अपने गिटहब अकाउंट में लॉगिन करना है। तो हमारे पास एक गिटहब अकाउंट था, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप अपने ब्राउज़र में ये गिटहब डालोगे, आपकी पहली लिंक दिखेगी, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है, जिसमें मैंने 2 रेपोजिटरी बना रखी हैं। एक में मैंने पूरा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट दिया हुआ था आपको, जो ई-कॉमर्स से रिलेटेड था, मतलब ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट मैंने बनाया था पहले, तो वो दे रखा है। एंड दूसरा यहाँ पे मैंने एक न्यू रेपोजिटरी बनाई थी जिसका नाम है बैंकिंग कॉन्फिग रेपो। तो अगर अभी आपने नहीं बनाई है एंड आप टेस्ट करना चाह रहे हो तो यहाँ न्यू में क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल के आएगा। वहाँ पे इस रेपोजिटरी का नाम दे देना, सेम नेम देना, क्योंकि आप सेम कोड फॉलो कर रहे हो तो ये नेम भी सेम होना चाहिए। इसके बाद जैसे आप उसे फिनिश करते हो तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। बस इसमें आपको इतना करना था। इसके बाद आपको जाना है अपने सिस्टम में एंड वहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने जो रेपो बनाई है उस रेपो का क्लोन बनाना है। मतलब ये जो भी आपने रेपो बनाई है ये लोकल सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं वो भी आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी तो ये एम्प्टी है तो कुछ नहीं आएगा। अभी जैसे आप क्लोन बनाओगे तो क्लोन के लिए आपको एक कमांड लिखनी होती है। यहाँ पे आप लिखोगे git clone एंड यहाँ से आपको URL कॉपी कर लेना है। तो इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये आपको URL मिल जाएगा। इसको करिए कॉपी, देन यहाँ पे इसको कर दीजिए पेस्ट। अब जैसे मैं इसको इंटर करूँगा, जो भी रिपोजिटरी हमने बनाई है वो सीधा हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा था, इस वजह से बोल रहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। बट जब आप हिट करोगे तो आपके सिस्टम में एक फोल्डर बन के रेडी हो जाएगा। मतलब जो आपने ये रेपो बनाई हुई है इस गिटहब में, उस नेम का एक फोल्डर बन के आ जाएगा आपके लोकल सिस्टम में। तो वो कहाँ मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर यूजर में जाएंगे एंड यहाँ पे आपको वो फोल्डर दिख जाएगा। तो ये रहा वो फोल्डर, इसको क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपको मैनुअल कुछ फाइल बनानी है जो YML फाइल होंगी। तो राइट क्लिक करके यहाँ से न्यू में जाके एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है और वहाँ से आपको ये फाइल बना लेनी है। इन फाइल का इसी तरह से नेम देना है एंड इन्हीं के अंदर वो सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है जो हम माइक्रो सर्विसेज में application.yml में जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेट करते थे, वो सेम कॉन्फ़िगरेशन इन फाइल्स में लिखनी है। एंड यही है वो सेंटर प्लेस जहाँ से हमारा कॉन्फ़िग सर्वर इन कॉन्फ़िगरेशन को रीड करेगा। अब यहाँ पे ये मत समझना कि ये लोकल सिस्टम से रीड करता है, ऐसा नहीं है। ये तो हमारे एडिट करने के लिए, मतलब हमें अगर कोड लिखना है, कोई YML कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है, तो यहाँ पे हम किसी भी फाइल को ओपन करके और कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बट जो हमारा कॉन्फ़िग सर्वर है
वो कॉन्फ़िगरेशन गिटहब से उठाता है। ठीक, तो जैसे जैसे हम आगे माइक्रो सर्विस क्रिएट करेंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन को हम यहीं पे रखेंगे, एंड जब भी वो माइक्रो सर्विस स्टार्ट होगी कॉन्फ़िग सर्वर ऑटोमेटिकली गिटहब से ये कॉन्फ़िगरेशन उठाएगा और हमारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेगा। अब हम कॉन्फ़िग सर्वर को एक बार टेस्ट कर लेते हैं, मतलब चला के देखते हैं प्रॉपर चल रहा है, प्रॉपर रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो टेस्ट करने के लिए पहले हम अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे जाएंगे हम मेन क्लास में, राइट क्लिक करिए एंड रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। देखते हैं कोई एरर आई है क्या। हाँ, कुछ तो एरर आई है, एक बार इसको चेक करते हैं क्या है। तो ये गिटहब का प्रॉब्लम है। तो ये बोल रहा है कि जो आप रेपो यूज कर रहे हो उसमें ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, मतलब ये कह रहा है कि आपकी रेपो प्राइवेट है तो उसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना जरूरी है, बट हमने जो रेपो बनाई थी वो पब्लिक थी। तो एक मिनट, अच्छा, banking.config.repo में ये कॉन्फ़िग की स्पेलिंग गलत है, तो एक बार हम प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। तो ये रही YML फाइल एंड इसमें हमने जो URI सेट किया था वो ये रहा, इसमें ये C हटाते हैं। अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें करिए राइट क्लिक फिर से एंड रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। अब यहाँ पे चेक करोगे तो ये आपका एप्लीकेशन प्रॉपर रन हो रहा है। इधर आ गया स्टार्टेड कॉन्फ़िग सर्वर एप्लीकेशन। अब हम ब्राउज़र में जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डालेंगे हम http://localhost:8888। अब हमने मल्टीपल YML फाइल बनाई थी जिसमें से एक फाइल थी ऑथ सर्विस, तो उसी का यहाँ पे यूज कर लेंगे। यहाँ पे डालिए ऑथ सर्विस/dev। अब यहाँ पे डेव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो हमने नाम लिखे थे वो ऑथ सर्विस डेव, ऑथ सर्विस प्रॉड, इस तरह से नाम दिए हुए थे। तो अगर आप डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हो, मतलब जो भी वहाँ पे फाइल नेम यूज कर रहे थे उसी हिसाब से यहाँ पे स्लैश के बाद डेव या प्रॉड कर देना है। उसके बाद करिए एंटर। अब यहाँ पे ये यूजर नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है, तो हमने अपने YML फाइल में यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट किया था, उन्हीं का यहाँ पे यूज कर लेंगे। इधर डालिए config admin एंड पासवर्ड में हम यूज कर लेंगे config@123 और ये आ गया डेटा जो हमने वहाँ पे फाइल में सेट कर रखा है। फाइल के अंदर जो YML प्रॉपर्टी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। इसका मतलब है आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर चल रहा है, प्रॉपर चीज़ें गिटहब से ला रहा है, सारी चीज़ें सही है। ठीक, तो इस लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं। अब इस लेक्चर के थ्रू अगर आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस लेक्चर को लाइक करिए, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।